भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का विरोध कर सकता हूं, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का विरोध करता हूं। हर व्यक्ति सम्मान देता है, लेकिन क्या जोगेंद्रनाथ मंडल को सम्मान मिल पाया? जिस पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने आजादी के पूर्व आवाज बुलंद कर दी थी, उसी पाकिस्तान से मात्र 1 वर्ष के अंदर उनको भाग करके भारत के अंदर गुमनाम जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज जोगेंद्रनाथ मंडल इतिहास के किसी पन्ने में खो गए हैं। दोनों महापुरुष समान योग्यता और दक्षता के थे, लेकिन एक लोक पूज्य हो गया, लोक मान्य हो गया, और दूसरा इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। याद रखना, देश और एक ही हमारी कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक बनकर के जो कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा, और लोग पूज्य हो जाएगा, समाज उसको पग पग पर सम्मान देगा। लेकिन जो भी उन मूल्यों को रौंद करके अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चाटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको विस्मृत करके किसी कूड़े के दान में फेंक करके हमेशा के लिए भुला देगा। यह आज से होता रहा है, आदिकाल से ही परंपरा रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक बड़े तबके को न्याय दिलाने का कार्य आपने देखा होगा। जो लोग जातिवाद भड़का करके समाज को लड़ा करके सत्ता हासिल करते थे, कितना उत्थान किया उन्होंने। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा जाकर के पूछे अनुसूचित जाति समाज से, अगर आजादी के 70 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज की उन समस्याओं का समाधान हुआ होता, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 में आकर के स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाना होता। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम नहीं करना होता। 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। आप जानते हैं, इनमें से भाइयों बहनों 95% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उन अति पिछड़ी जातियों से संबंधित है, जो शासन की सुविधा से वंचित की गई थी। अनुसूचित जाति का समाज और मूल है, और याद रखना, मूल न्यू दिखती नहीं है, लेकिन भवन उसी पर खड़ा हो पाता है। भवन की मजबूती इसी पर निर्भर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, उस मजबूती के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अलग अलग कालखंड में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को एक नया स्वरूप देकर के लोगों के सामने एक प्रेरणा दी। अपनी गरीबी, पारिवारिक आर्थिक बदहाली स्थिति के बावजूद बाबा साहब भीमराव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मान अपमान की चिंता के बगैर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया, और कभी भी देश के हितों के विरुद्ध कभी सोचा भी नहीं। याद करिए, उस कालखंड में 2 महापुरुष पैदा हुए थे जो अनुसूचित जाति की आवाज बने थे। एक महाराष्ट्र में, मऊ मध्य प्रदेश में जन्म लेने के बाद नागपुर को अपना केंद्र बिंदु बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और दूसरे थे बंगाल से श्री जोगेंद्रनाथ मंडल। ये दोनों अनुसूचित जाति की आवाज बने थे। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान वंचितों, दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर के उभर रही थी आवाजें। लेकिन एक आवाज का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि मुझे भारत के अंदर, भारत की परंपरा के अंदर, भारत के मूल्यों और आदर्शों के अंदर, भारत की सनातन परंपराओं का पालन करते हुए इन समस्याओं का समाधान भी निकालना है। लेकिन दूसरे के मन में भाव था कि नहीं,
मुझे इससे विद्रोह करके अलग रास्ता अपनाना है। क्या हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प लेकर के अनुसूचित जाति, वंचित समाज की आवाज बनकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया, वे लोक पूज्य हो गए, समाज के लिए वंदनीय हो गए। भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई प्रांत, भारत का कोई ये कृष्ण द्वैपायन व्यास कहां पैदा हुए थे? भारत का मध्यकाल भरा पड़ा है। संत रविदास तो इसी काशी की धरती पे पैदा हुए थे। मां गंगा के अनन्योपासक थे, दिन भर अपनी मेहनत करते थे और जब समय मिलता था तो एक बार जाकर के मां गंगा को भी एक आना चढ़ा करके, स्नान करके एक आना चढ़ा करके आ जाते थे। कहते हैं इस काशी में जब एक बार उनके मित्र एक संत ने कहा कि चलो गंगा स्नान करते, उन्होंने कहा देखो मैं एक काम पे व्यस्त हूं, मेरी तरफ से मां को ये अर्पित कर लेना। दूसरे साथी गए, जैसे सभी लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, उन्होंने भी अपना स्नान किया। स्नान करके अपना मां को जो भी अपनी तरफ से अर्पित करना था करते हुए वापस आ रहे थे। याद आ रही थी, अरे ये तो रविदास ने भी कुछ दिया है। और संत रविदास जी की ओर से जब उन्होंने जैसे एक आना चढ़ाया, तब तक मां गंगा ने साक्षात हाथ फैला दिया। वो पूछे संत रविदास को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखो मैं वहां प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो हूं। और तभी उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरे लिए तो चमड़े का जो बर्तन है ना, जो मैं सेवा करता हूं, अपनी मेहनत से कमाता हूं, मेरे लिए सब कुछ वही है जो मेरी आमदनी कर रहा है, जो मुझे सिखा रहा है। भाइयों बहनों, जब कोई समाज आत्म विस्मृति के गर्त में पहुंचता है या उसको पहुंचाया जाता है, उसको इसके इतिहास से, उसकी परंपरा से काट दिया जाता है, तो आत्म विस्मृति की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर भेदभाव का शिकार होता है, छुआछूत और अस्पृश्यता का शिकार होता है। इस देश ने सैकड़ों वर्षों तक इस दंश को झेला है और उसकी विकृति के फलस्वरूप गुलामी को भी भोगा है। उसी आत्म विस्मृति से उभारने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारें कार्य कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का त्याग और बलिदान इन्हीं विस्मृति के उस कालखंड से में उभार करके अपने गौरवशाली अतीत के साथ फिर से जोड़ने का एक अभियान है। भारत को, स्वतंत्र भारत को संविधान देने की बात आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 61 लाख लोगों को हम लोगों ने 2017 के बाद एक एक शौचालय बना करके उपलब्ध करवाया। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये शौचालय उन बहन बेटियों की इज्जत की, उनकी गरिमा की रक्षा का ही माध्यम बना, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य को भी सुधारने का एक माध्यम बना। कितनी बड़ी क्रांति इसके माध्यम से हुई है। लोग अभी उसको देख नहीं रहे, उस पर कोई शोध नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने तो इसका अध्ययन करवाया है। मैं देख रहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे सत्यनारायण जटिया जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये सोनकर जी हमारे साथ सांसद थे, सोनकर जो है ये भी मेरे साथ सांसद थे, वो भी मेरे साथ सांसद थे। और ये लोग देखते थे, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद था और हर बार एक ही मुद्दे को लेकर के संसद में लड़ता था, मस्तिष्क ज्वर और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को। आप आश्चर्य करेंगे, जो भी इस बीमारी से मौतें होती थी, 90% मौतें होती थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की, हर साल होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक मौत के आंकड़े 1200, 1500, 2000 मौतें हर साल होती थी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर।
प्रदेश के 38 जनपदों में थी, लेकिन दो कमिश्नरी की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। मैं हर बार संसद में लड़ता था इसको लेकर के। दवा के लिए, वैक्सीन के लिए, उनके उपचार के लिए सुविधा हो, सैंपल टेस्ट के लिए गोरखपुर में ही या पूर्वी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब स्थापित हो, इसको लेकर के लड़ता था लगातार। 1998 से लेकर के 2017 तक केवल यही लड़ाई लड़ता रहा। 2017 में जब मुख्यमंत्री मुझे ही बना दिया गया, तो उपचार की व्यवस्था को अलग रखते हुए उसको अच्छा सुदृढ़ करने के साथ हमने फोकस किया कि अगर उन क्षेत्रों में हर परिवार के पास शौचालय हो जाए, हर परिवार को हम साफ सफाई की व्यवस्था के साथ जोड़ दें, हर परिवार को शुद्ध पेयजल दे देंगे। हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य, हम आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। हमारे इस काशी क्षेत्र के तरफ से कोई सेवा में कमी रह गई हो तो मैं आप लोग के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूं। घुमाने वाले हैं और यही तो इस धरती ने संदेश दिया था। 17 विकास ने यही संदेश दिया था मनचंगा को। अनुसूचित मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें इस कार्यक्रम को करने का मौका मिला और हम सभी आगे जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा और हम लोग सभी काम करेंगे और 2022 में फिर हमारे पूज्य योगी जी के सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं। हम अपने महाराज जी के चरणों में 2 लाइन प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। कदम जो बढ़ गया तो रुकने न देंगे, कदम जो बढ़ गया तो रुकने न देंगे, बीजेपी का झंडा झुकने न देंगे। कदम जो बढ़ गया तो रुकने न देंगे, बीजेपी का झंडा रुकने न देंगे और 2022 में करेंगे इतना मतदान कि विरोधी का जमानत जब्त कर देंगे। आज इस भारत के